नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इन बुजुर्ग को देखिए, लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं और इनके साथ लड़ाकों का काफिला चल रहा है। हथियारों से लैस और आखिरी सांस तक लड़ने के जज्बे से भरपूर ये बुजुर्ग और इनके लड़ाके उस तरफ भाग रहे हैं जिस तरफ से तालिबान के आने की खबर मिली है। जिस शहर के बाहर 70 साल के कमांडर मोर्चा लिए खड़े हैं वो है अफगानिस्तान का हेरात और इनका नाम है इस्माइल खान। इस्माइल खान मुजाहिदीन के पूर्व नेता हैं और जमाते इस्लामी पार्टी के सीनियर मेंबर भी हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट बता रही है कि तालिबान शहर की ओर बढ़ रहा है और इस्माइल खान के जांबाज उसका सामना करने के लिए शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर खड़े हैं। इस्माइल खान ने कसम खा रखी है कि वो अपने शहर हेरात को हर कीमत पर बचाएंगे और ये दावा है कि तालिबान हेरात में नहीं घुस पाएगा। हालांकि हेरात से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अफगानिस्तान की सेना ने उन तमाम जगहों पर हवाई हमले किए हैं जहां तालिबानियों ने कब्जा जमा रखा है और लगभग 100 से ज्यादा तालिबान आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हेरात और कांधार और इसकी तरह के 2-4 और शहरों के आसपास आमने सामने की लड़ाई चल रही है। तालिबान इन शहरों पर कब्जे के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है और अफगानिस्तान की सेना और आसपास के इस्माइल खान की तरह कबीलाई कमांडर अपना मोर्चा थामे हुए हैं कि उसको यानी कि तालिबान को शहर के भीतर दाखिल नहीं होने देना है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये अफगानिस्तान के एक और बड़े शहर कंधार की है। जिस आदमी को थप्पड़ मारा जा रहा है वो जाना माना कॉमेडियन खाशा जवान है और जिन लोगों ने उसे पकड़ा है वो तालिबान है। खाशा का अपहरण करने के बाद उसको दूर ले जाकर बुरी तरह मारा पीटा गया, जिसकी तस्वीरें आपको दहला देंगी। इसके बाद खाशा को पेड़ से बांधकर गोली मार दी गई। तालिबान को लगता था कि खाशा अफगानिस्तान की फौज का समर्थन करता है। वो खौफनाक मौत तालिबान की ओर से उन सभी लोगों को पैगाम है जो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत का समर्थन करते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जो अफगानिस्तान में लंबे समय से इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे, स्पिन बोलदाक इलाके में अफगान सेना और तालिबान के बीच में युद्ध चल रहा था, उसी के कवरेज के लिए वो अफगानी सैनिकों के साथ गए हुए थे। तालिबान के हमले में दानिश जख्मी हुए और उन्हें लेकर फौज के जो जवान थे एक मस्जिद में जाकर पनाह ले लिए। उनका इलाज चलने लगा, तब ये पता चल गया कि मस्जिद में एक पत्रकार छुपा हुआ है। तालिबानी आतंकवादी वहां पहुंच गए और मस्जिद पर हमला बोल दिया। दानिश को पकड़ लिया गया, पहचान की गई। इसके बाद गोलियों से दानिश को छलनी कर दिया गया। दानिश सिद्दीकी को बचाने में अफगान फौज के जवान भी मारे गए। दानिश की मौत की यह जानकारी अमेरिकी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर ने माइकल रूबिन के हवाले से छापी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तालिबान ने दानिश के साथ बर्बर सलूक इसलिए किया क्योंकि वो भारतीय थे। आप सबों के लिए जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में आज की तारीख में जो सरकार काबुल से चल रही है, जिसके राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं, और उस सरकार को न सिर्फ भारत का समर्थन है बल्कि पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान में सड़कों, पुलों, अस्पतालों, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें और वहां यहां तक कि वहां की संसद बनाने में कुल मिलाकर $3 अरब से ज्यादा का निवेश कर रखा है। इस वजह से तालिबान हिंदुस्तान को दोस्त नहीं मानता। आखिर तालिबान क्या है, ये कैसे पैदा हुआ, इसका मकसद क्या है और ये कैसे काम करता है, आज अरसत में हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो तालिबान लगभग खत्म हो गया था वो अचानक पिछले कुछ महीनों में इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसका समूचे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने का अंदेशा बढ़ चला है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी कह रही है कि तालिबान जिस तेजी से बढ़ रहा है, अगले 6 महीने में वो समूचे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगा। मगर ये भी सही है कि अफगानिस्तान की वायुसेना को अमेरिका का समर्थन है और लगातार मिल रहा है। भारत भी इस कोशिश में है कि काबुल पर तालिबान की हुकूमत ना आए। दरअसल ये स्थिति पैदा इसलिए हुई कि अमेरिका में जो बाइडेन की नई सरकार आई है उसने ऐलान किया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी इस साल 11 सितंबर तक हो जाएगी। आपको याद हो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में ट्विन टावर के ऊपर अलकायदा का हमला हुआ था
और इस साल 11 सितंबर को उसके 20 साल पूरे हो जाएंगे और 11 सितंबर तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौट जाएगी। अमेरिकी सैनिक अब अफगानिस्तान में बहुत कम बचे हैं। इस स्थिति में तालिबान को फिर से लामबंद होने, ताकत जुटाने, मदद हासिल करने और अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को हटाकर वहां फिर से अपनी हुकूमत चलाने का मौका मिल गया है। अफगानिस्तान में अफगानी सेना और तालिबान के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। अब तालिबान को समझते हैं। इसके लिए आज से 40 साल पहले चलना होगा। 1979 यानी 1979 में अफगानिस्तान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का शासन था, PDPA, और राष्ट्रपति थे नूर मोहम्मद ताराकी। ये सरकार वामपंथी मानी जाती थी और रूस के नजदीक थी। राष्ट्रपति नूर मोहम्मद ताराकी के बाद दूसरे नंबर पर हफीजुल अमीन थे। सितंबर 1979 में ताराकी और अमीन के बीच सत्ता संघर्ष ऐसा हुआ कि ताराकी की हत्या हो गई और सत्ता पर अमीन का कब्जा हो गया। खबर ये आने लगी कि अमीन अमेरिका के पाले में जाने को तैयार बैठे हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था उससे रूस के राष्ट्रपति ब्रेजनेव बेहद नाराज थे। उन्होंने अमीन के सत्ता संभालने के 3 महीने बाद ही 24 सितंबर 1979 को अपनी फौज अफगानिस्तान में उतार दी। रूसी सैनिकों ने अमीन का तख्ता पलटकर PDPA के नेता बरबक करमल को नया राष्ट्रपति बना दिया। रूस को यह लगा कि 6 महीने या साल भर के भीतर अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक करके उसकी सेना लौट जाएगी, मगर ऐसा होने में 9 साल लग गए। दरअसल रूसी सेना के अफगानिस्तान में आने के बाद वहां के कबीले और अफगान लड़ाके मुठभेड़ करने लगे। ये दौर रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर का था। अफगानिस्तान में रूस की मौजूदगी अमेरिका को खटक रही थी, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान, सऊदी अरब को अपने साथ मिलाकर उन लड़ाकों को ट्रेनिंग देने, हथियार मुहैया कराने और हर जरूरत की भरपाई करने का काम करने लगा। ये जो अफगान लड़ाके थे इनको मुजाहिदीन कहा गया, जिनके अलग अलग गुट थे, अलग अलग कमांडर और उनकी सरपरस्ती में हजारों की तादाद में लड़ाके। उस समय भारत और रूस की दोस्ती परवान चढ़ी हुई थी और हिंदुस्तान अफगानिस्तान में रूसी फौज की मौजूदगी को सही ठहरा रहा था। इस दौरान अफगानिस्तान से लगने वाला पाकिस्तान का इलाका उन मुजाहिदीन की ट्रेनिंग का सेंटर बन गया जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ से दिन रात लड़ रहे थे। पाकिस्तान की सेना और ISI उनके सीधे संपर्क में थी और यह सिलसिला आज तक जारी है। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव बने। उन्होंने ऐलान किया कि अफगानिस्तान से रूसी सेना को धीरे धीरे बुला लिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आज की तारीख में अमेरिकी सरकार कर रही है। मगर सेना की वापसी से पहले मिखाइल गोर्बाचोव ने अफगानिस्तान में कमान बदल दी। राष्ट्रपति करमल की जगह मोहम्मद नजीबुल्लाह को सत्ता का नया प्रमुख बनाया गया और वो तारीख थी 30 सितंबर 1987। 15 मई 1988 से रूसी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया और 15 फरवरी 1989 को आखिरी टुकड़ी सोवियत संघ लौट गई। 9 साल में रूस ने अपने 15,000 सैनिक गंवाए, 10 लाख लोग मारे गए और लगभग 60 लाख लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ा। उधर सोवियत संघ में गोर्बाचोव ग्लासनोस्ट और पेस्ट्रोइका यानी कि पारदर्शिता और पुनर्गठन जैसी 2 क्रांतिकारी नीतियां लेकर आए। इसके चलते सोवियत संघ बिखर गया और कई देश वजूद में आ गए जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। दिसंबर 1991 में ऐसा हो गया। उसके बाद से रूस की हालत खराब होने लगी, उसका आर्थिक संकट बढ़ने लगा, अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में जो नजीबुल्लाह की सरकार थी उसको रूसी मदद बंद हो गई, जिसकी आदत अफगानिस्तान की सरकार को लंबे समय से पड़ी हुई थी। हालत इतनी खराब हो गई कि अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास फाइटर प्लेन में ईंधन भरवाने तक का पैसा नहीं था। वो मुजाहिदीन जिनकी मदद अमेरिका कर रहा था और जिनको ट्रेनिंग चीन और पाकिस्तान की फौजें दे रही थी, वो अफगानिस्तान में मजबूत होते जा रहे थे। बड़े बड़े शहर उनके कब्जे में आते जा रहे थे। 1991 में मुजाहिदीन की वही स्थिति थी जो आज 30 साल बाद तालिबान की अफगानिस्तान में है। 18 मार्च 1992 को राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को ये लग गया कि उनकी सरकार अब बच नहीं सकती। 18 मार्च 1992 को उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी कि सत्ता का नया विकल्प आने तक मैं सरकार संभालता रहूंगा। नजीब संयुक्त राष्ट्र के 7 लोगों की एक काउंसिल को सत्ता देने को तैयार जब हुए, तब मुजाहिदीन काबुल में दाखिल हो गए। देर हो चुकी थी। 17 अप्रैल 1992 को नजीबुल्लाह ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि बेनान 7 के साथ गुपचुप तरीके से भारत निकलने का प्लान बनाया। प्लान काबुल हवाई अड्डे पर एक विमान लगा हुआ था उनको भारत लाने के लिए।
2 हफ्ते पहले उनकी बीवी और बेटियां भारत आ चुकी थी। रात के 2 बजे के आसपास नजीबुल्लाह का काफिला एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। रोकने वाले मुजाहिदीन कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम गुट के लड़ाके थे। पता चला कि एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों पर दोस्तम का कब्जा हो गया है। नजीब के होश उड़ गए और उन्होंने अपने पूरे काफिले को संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर की ओर मोड़ दिया। काबुल पर मुजाहिदीन काबिज हो गए थे। रब्बानी को सत्ता का प्रमुख बनाया गया, बुरहानुद्दीन रब्बानी। संयुक्त राष्ट्र के कैंपस में नजीबुल्लाह ने पनाह ले रखी थी और मुजाहिदीन के अलग अलग गुट अब सत्ता संघर्ष में एक दूसरे से लड़ रहे थे। काबुल जंग का मैदान बना हुआ था और चारों ओर लाशों के ढेर लग रहे थे। किसी गुट की मदद पाकिस्तान कर रहा था तो किसी की सऊदी अरब और किसी की ईरान। इस पूरी स्थिति को यहीं रखते हुए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना थी, उस समय जो मुजाहिदीन उससे लड़ रहे थे उनमें एक था उसामा बिन लादेन और दूसरा था मुल्ला उमर, जिसके संगठन का नाम था तालिब। मुल्ला उमर सोवियत संघ के खिलाफ जंग में अपनी एक आंख गंवा चुका था और जब लड़ाई खत्म हो गई, रूस की सेना चली गई, तो वो कंधार की एक छोटी सी मस्जिद में इमाम बन गया। अफगानिस्तान की जो स्थिति थी उसको देखते हुए उसने तालिब गुट के 50 हथियारबंद लड़ाकों को मिलाकर तालिबान बनाया। वो ये मान रहा था कि अफगानिस्तान में रूसी फौज के जाने के बाद भी इस्लामी शासन कायम करने में मुजाहिदीन नाकाम रहे। उसकी इस सोच ने अफगानिस्तान में गहरा असर डाला और महीने भर के अंदर तालिबान से 15,000 लड़ाके जुड़ गए और उसने पाकिस्तान से लगे स्पिन बुलदाग पर कब्जा कर लिया। ये वही जगह है जहां दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने कुछ रोज पहले बेरहमी से मारा और ये वही जगह है जहां की गुफाओं में सोवियत संघ की सेना ने हथियार छिपा रखे थे। मुल्ला उमर के तालिबान के स्पिन बुलदाग पर कब्जे के बाद ये सारे हथियार उसको मिल गए। पाकिस्तान को मुल्ला उमर की ताकत का अंदाजा हो गया। उसने तालिबान की मदद करनी शुरू कर दी और पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI अपने यहाँ कैंपों में तालिबान को ट्रेनिंग देने, पनाह देने के साथ साथ हथियार, पैसों से मदद करनी भी शुरू कर दी। 3 नवंबर 1994 को तालिबान ने कंधार पर हमला कर दिया। काबुल के बाद कंधार अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। 1994 खत्म होते होते तालिबान ने अफगानिस्तान के 12 राज्यों पर कब्जा कर लिया। उधर मुजाहिदीन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। 1995 की शुरुआत में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन वहां जो मुजाहिदीन की सरकार थी उसके कमांडर अहमद शाह मसूद ने तालिबान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया, तालिबान को मार भगाया। लगभग 1.5 साल की तैयारी के बाद मुल्ला उमर ने काबुल पर फिर धावा बोला और 27 सितंबर 1996 को काबुल तालिबान के कब्जे में। वो मुल्ला उमर जो सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन के तौर पर लड़ रहा था, जिसकी तब अमेरिकी सरकार मदद कर रही थी, वो अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी मुट्ठी में ले चुका था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक ये चोला था। काबुल पर तालिबान की फतह के दौरान दागे गए गोले और रॉकेट की आवाज संयुक्त राष्ट्र दफ्तर में पनाह लिए हुए नजीबुल्लाह को सुनाई पड़ रही थी और उनके भीतर दहशत बढ़ रही थी। तालिबान जब काबुल पर चढ़ रहा था तो 1.5 साल पहले रब्बानी सरकार के जिस कमांडर ने उसको मात दी थी तालिबान को, वही कमांडर अहमद शाह मसूद जब काबुल छोड़ रहे थे तो उन्होंने नजीब से संपर्क किया और कहा कि आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। लेकिन नजीब ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर मैं एक ताजिक के साथ भागा तो पख्तूनों की नाक कट जाएगी। नजीब पख्तून थे और तालिबान में सबसे ज्यादा पख्तून लड़ाके ही हैं, आज भी हैं। दरअसल तालिब पख्तूनियों की भाषा पश्तो का शब्द है, जिसका मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। वैसे नौजवान जो शरिया कानून के मुताबिक समाज को ढालने और इस्लामी राष्ट्र बनाने का मंसूबा लेकर जंग में उतरते हैं। मुल्ला उमर उन्हीं तालिबान लड़ाकों को लेकर काबुल में था। उस रोज रात 1:30 बजे के आसपास संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर तालिबानी लड़ाकों ने नजीबुल्लाह और उसके भाई को खींचकर बाहर निकाला। जिस रात काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, बर्बर तरीके से नजीबुल्लाह और उसके भाई को मारा गया। सिर में फिर गोली मार करके नजीबुल्लाह को राजमहल के नजदीक लैंप पोस्ट से टांग दिया गया। नजीब से तालिबान की ऐसी नफरत थी कि तालिबान उनको कम्युनिस्ट, इस्लाम विरोधी, रूस का पिट्ठू मानता था, इसलिए उनके साथ उसने ऐसा बर्बर सलूक किया।
सितंबर 1996 से अफगानिस्तान में तालिबान का राज चलने लगा और मुल्ला उमर उसका चीफ था। साल भर के भीतर अफगानिस्तान का 80% इलाका तालिबान के नियंत्रण में था। आतंकवादियों के उस शासन को सिर्फ 3 देशों ने ही मान्यता दी थी, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये वही तालिबानी हुकूमत थी जिसके दौरान दिसंबर 1999 में भारतीय यात्री विमान हाईजैक कर आतंकवादी कांधार ले गए थे और यात्रियों की रिहाई के बदले भारत को 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई करनी पड़ी थी, जिनमें मसूद अजहर शामिल था। मसूद अजहर जो आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है और वही जैश ए मोहम्मद जिसने मसूद अजहर की रिहाई के अगले ही साल भारतीय संसद पर हमला किया था। दरअसल पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और तालिबान एक ही जमीन और जरूरत की पैदाइश है, इस्लामी आतंकवाद। अफगानिस्तान में मुल्ला उमर की तालिबानी हुकूमत सितंबर 2000 तक बेखौफ चलती रही और इस दौरान अफगानिस्तान ने कट्टरपंथ और जुल्म का भयानक दौर देखा। मर्दों को दाढ़ी रखने को कहा गया, महिलाओं को बिना बुर्के के बाहर निकलने की मनाही थी, 10 साल से ऊपर की बच्चियों का स्कूल जाना बंद कर दिया गया, संगीत, सिनेमा और टीवी पर पाबंदी थी, चोरी के आरोप में हाथ पैर काटे जाने लगे, हत्या बलात्कार के मामले में खुलेआम फांसी दी जाने लगी और बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल की स्थिति बदतर होने लगी। आज फिर जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है तो लोगों को वही भयानक दिन याद आने लगे। 20 साल पुराने उस भयावह दौर के लौटने का डर लोगों में घर करता जा रहा है। बड़ी तादाद में अफगानिस्तान में लोग भाग रहे हैं। सितंबर 2001 से आगे भी मुल्ला उमर की हुकूमत चल रही होती और अफगानिस्तान न जाने कितने नर्क भोग चुका होता। अगर 9 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन के अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहाज घुसेड़ नहीं दिए होते। अमेरिका ने इस हमले के लिए ओसामा बिन लादेन को गुनहगार माना और ये भी कहा कि वो अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। तालिबान उसे अमेरिका के हवाले कर दी। मजेदार बात देखिए कि 80 के दशक में जिस मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन को अमेरिका हथियार दे रहा था, पैसे दे रहा था, अफगानिस्तान में रूसी सेना के खिलाफ उनके लड़ने में हर मुमकिन मदद कर रहा था, समय बदलने के साथ साथ वही दोनों अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया। अलबत्ता तालिबान के पाकिस्तान में एम्बेसडर अब्दुल सलीम जलीफ ने यहां तक कह दिया कि उस हमले में लादेन का हाथ तो है ही नहीं। फिर जो होना था वही हुआ। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने ब्रिटेन, कनाडा जैसे अपने मित्र देशों के साथ अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और फिर तालिबान के तमाम नेताओं को चुन चुन कर मारा जाने लगा। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया एंडरिंग फ्रीडम। अफगानिस्तान से तालिबान हुकूमत का खात्मा हो गया। अमेरिकी फौज ने ओसामा बिन लादेन, अलकायदा के दूसरे कमांडरों, मुल्ला उमर और तालिबान के बाकी आतंकवादियों की तलाश में अफगानिस्तान पर गोलों की बरसात कर दी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के 10 साल बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। उसकी लाश को ले गए और समुद्र में फेंक दिया। पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। अगस्त 2015 में तालिबान ने कबूल किया कि उसने 2 साल तक मुल्ला उमर की मौत को जाहिर नहीं होने दिया। बीमारी के कारण पाकिस्तान के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। अब एक बात पर गौर कीजिएगा, ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में छुपा हुआ था और मुल्ला उमर भी पाकिस्तान में इलाज करवा रहा था, जबकि पाकिस्तान अमेरिका को ये बता रहा था कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ उसका जो अभियान चल रहा है उसमें उस साथ दे रहा है, उसका दोस्त है और इसी बात के लिए वो अमेरिका से करोड़ों डॉलर की मदद ले रहा था। आज भी तालिबान के नेता बैठकों के लिए पाकिस्तान आते हैं और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी जाती है। तो जब अगस्त 2015 में मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान ने कबूल ली, उसके बाद मुल्ला मंसूर को अमीनुल मोमिनीन यानी कि चीफ तालिबान का बनाया गया। 2016 में मुल्ला मंसूर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। उसके बाद उसके डिप्टी रहे मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा को कमान सौंपी गई। आज की तारीख में मौलवी अखुंज़ादा ही तालिबान का प्रमुख है। उसकी अगुवाई में तालिबान लड़ाई लड़ रहा है। अब आपको लगता होगा कि तालिबान का कोई ढांचा है या नहीं, आखिर इतनी बड़ी लड़ाई वो कैसे लड़ता है, पैसे कहां से आते हैं, तालिबान का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसको भी जरा समझ लेते हैं। तालिबान के पूरे ढांचे में जो सबसे ऊपर आदमी होता है उसको अमीरुल मोमिन कहते हैं।
जैसे आज की तारीख में अखुंज़ादा है, उससे पहले मौलाना मंसूर था, उससे पहले मुल्ला उमर। जो अमीर होता है उसके नीचे 2 उसके डिप्टी होते हैं, उप प्रमुख। उसके नीचे रहबरी शूरा होता है जिसको आप काउंसिल मान सकते हैं। इसमें 18 से ज़्यादा लोग होते हैं और यही परिषद सभी मामलों पर अहम फैसला लेती है। रहबरी शुरा के नीचे आयोग होता है जिसको आप कैबिनेट कह सकते हैं। इसमें सैन्य, राजनीति, वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मंत्रालय होते हैं। आयोग, उसके नीचे फील्ड कमांडर और शैडो गवर्नर होते हैं। जो ज़मीनी हमले होते हैं वो फील्ड कमांडरों की अगुवाई में लड़े जाते हैं और इन्हें अलग अलग सूबों में जो शैडो गवर्नर होते हैं उनके जरिए चलाया जाता है। तालिबान के राजनीतिक मामलों का जो मंत्रालय है, जिसको पॉलिटिकल कमीशन कहते हैं, उसका दफ्तर कतर की राजधानी दोहा में है। जो उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो पैसे कहां से आएंगे यह काम देखती है। अफीम की खेती, अफगानिस्तान में होने वाली माइनिंग से कमीशन, इस्लामिक देशों से मिलने वाला चंदा, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों से मिलने वाली मदद तालिबान का फंड का जरिया है। आज की तारीख में पाकिस्तान, ईरान से लगने वाले सभी नाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और आने जाने वाली गाड़ियों से टैक्स वसूली से अच्छी खासी रकम हासिल होती है। तालिबान में अफगानिस्तान के गांव देहात के कबीले से आतंकवादी आते हैं। अब अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, पथरीली जमीन, पहाड़, वीरान इलाके, उसके चलते ही ना तो कभी रूसी सेना समूचे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले पाई और ना ही अमेरिकी फौज ऐसा कर पाई। अब जब 11 सितंबर तक अमेरिका की पूरी सेना वापस हो जाएगी, अमेरिका ने अपने लगभग 2400 जवान गंवाए हैं, अरबों डॉलर खर्च किया है, तब भी अफगानिस्तान आज फिर से उस मोड़ पर खड़ा है जिस मोड़ पर आज से 30 साल पहले था। 1991 के आखिरी महीनों में मुजाहिदीन काबुल पर चढ़े आ रहे थे। नजीब तब काबुल पर बैठे हुए थे और आज की तारीख में तालिबान के लड़ाके राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं और अफगानी सरकार जो अशरफ गनी की है वो काबुल में है। इस मौके को चीन और पाकिस्तान ने भुनाने का जबरदस्त इंतजाम कर लिया है। चीन को लगता है कि अब अमेरिका अफगानिस्तान से हट रहा है, उसका दोस्त पाकिस्तान तालिबान का हमदर्द है, वन बेल्ट वन रोड वाली उसकी नीति अफगानिस्तान में लागू हो जाएगी। तालिबान के डेलीगेशन का स्वागत चीन ने खुले हाथों किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। विदेश मंत्री वांग यी से तालिबान का डेलीगेशन मिला और तालिबान ने चीन को भरोसा दिया कि वो अपनी जमीन से चीन के खिलाफ कोई भी अभियान नहीं चलने देगा। चीन का जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है उसकी हिफाजत करेगा और चीन के साथ वो नजदीकी रिश्ते बनाएगा, भरोसे का रिश्ता बनाएगा। अफगानिस्तान का जो बदख्शां प्रांत है उससे चीन का जो शिंजियांग सूबा है, दोनों की सरहद मिलती है। बदख्शां पर तालिबान का कंट्रोल है और शिंजियांग में उइगर मुसलमानों का आंदोलन चलता है जिस पर चीन कहर बरपाता है। चीन को लगता है कि तालिबान को पटा कर रखने से उइगर मुसलमानों की मदद वो तालिबान नहीं करेगा, उसके सूबे में हालात नहीं बिगड़ेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान ये कहते हैं कि तालिबान कोई लड़ाका वड़ाका नहीं है बल्कि आम नागरिक है। अफगानिस्तान से लाखों की तादाद में शरणार्थी पाकिस्तान आए हैं, ज़्यादातर पख्तून हैं, इसी कौम के तालिबान भी हैं, तो वो बेचारे कहाँ से लड़ाके हो गए? वो तो शरणार्थी हैं, यहाँ आए हुए हैं, कहाँ से उनको आप कहते हैं कि पनाहगार पाकिस्तान बना हुआ है तालिबान का? इमरान खान की मंशा ये है कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा, वे भारत के खिलाफ कश्मीर में तालिबान का इस्तेमाल कर सकेंगे। तालिबान का हमदर्द बने रहने से फौज, कठमुल्ले पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और पड़ोसी देश चीन, यह चारों खुश रहेंगे। ऐसे में न सिर्फ सत्ता में बने रहने का मौका मिलेगा बल्कि वापसी भी मुमकिन हो सकेगी। लेकिन अफगानिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है भारत के लिए बड़ी चिंता का कारण है। दूर बैठा अमेरिका अपनी फौज को हटा रहा है, उसे उतना खतरा भी नहीं होगा जितना तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज हो जाने से भारत को होगा। लड़ाई चल रही है, 80,000 तालिबानी लड़ाकों के मुकाबले लगभग 4 लाख अफगानी फौज जंग में है। अगर अमेरिका और भारत की सरकार ने अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार का समर्थन किया तो बहुत मुमकिन है कि तालिबान का मंसूबा पूरा नहीं हो सकेगा। युद्ध जारी है,
नतीजे का इंतजार दुनिया कर रही है। और सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। मुद्दा नया होगा, सवाल नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।